सुबह के 10 बज रहे थे। सुहानी अभी भी अपने बेड पर आराम से सो रही थी। युवराज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया था। उसे सुहानी को अब तक सोते हुए देखकर थोड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि वह सुबह 5 बजे ही उठ जाया करती थी। सुहानी को इतनी देर सोते देखकर युवराज के मन में ख्याल आता है कि कहीं सुहानी बीमार तो नहीं पड़ गई। ये सोचकर युवराज सुहानी के सिरहाने के पास जाता है और उसके सर पर अपना हाथ रखकर उसे चेक करने लगता है। अपने फोरहेड पर किसी का हाथ फील करके सुहानी को नींद में ही कल रात का इंसिडेंट याद आ जाता और वो फिर से चीखते हुए उठकर बैठ जाती है। सुहानी के इस तरह चीखने पर युवराज अपना हाथ पीछे ले लेता है। आंखें खोलते ही सुहानी फिर से अपने सामने युवराज को पाती है। वो युवराज की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए डरते हुए कहती, युवराज सर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता, वही जो कल रात मैं नहीं कर पाया था। सुहानी डर से हकलाते हुए कहती, क्या? युवराज उसी अंदाज में कहता है, तुम्हें मारने की कोशिश। कल रात मैं तुम्हें मार नहीं पाया था ना। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो आगे कहते, आप मुझे क्यों मारना चाहते हो? युवराज बिना कुछ कहे एकटक सुहानी के चेहरे को देखता रहता है। उसके इस तरह घूरने से सुहानी का डर और भी ज्यादा बढ़ रहा था। कुछ देर इसी तरह से सुहानी को देखने के बाद युवराज वहां से चला जाता है। जैसे ही युवराज कमरे से बाहर जाता है, सुहानी अपनी आंखें बंद करी एक गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, क्या सच में युवराज सर मुझे मारना चाहते हैं? हो भी सकता है उस रात वो साया युवराज सर को अपने साथ उस मनहूस कुएं के अंदर ले गया था। हो सकता है कुछ ने युवराज सर पर वशीकरण किया हो और इसीलिए युवराज सर ऐसा कर रहे हो। वैसे भी वो साया मुझे मारना ही चाहता है। कुछ घंटे के बाद युवराज अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहा था। फिर रॉबिन ऑफिस के अंदर आता है। युवराज बिना किसी भाव के उसे देखने लगता है। रॉबिन कहता है, सर, हमारे अलावा एसपी अर्नब और सुहानी मैडम की फ्रेंड निशा भी राघव और महेश सक्सेना के करीबी लोगों को ढूंढ रहे हैं। युवराज कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता, लेकिन उनसे पहले राघव हमें मिलना चाहिए। रॉबिन कॉन्फिडेंस के साथ कहता, ऑफ कोर्स सर, ऐसा ही होगा। युवराज आगे कुछ कहने ही वाला होता है, तभी उसका फोन बजने लगता है। युवराज देखता है कि उसके फोन में इंस्पेक्टर शर्मा का कॉल आया था। ये देखकर युवराज रॉबिन से वहां जाने के लिए कहता और रॉबिन वहां से चला जाता है। युवराज फोन उठाकर कहता, हेलो मिस्टर शर्मा, बोलिए। फोन से इंस्पेक्टर शर्मा की आवाज आती है। इंस्पेक्टर युवराज को कोई बात बता रहा था, जिसे सुनकर युवराज हैरान होता जा रहा था। युवराज की ये हैरानी उसके चेहरे से नहीं, लेकिन उसकी आंखों से जरूर देखी जा सकती थी। इंस्पेक्टर की बात सुनकर युवराज नाराजगी के साथ कहता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। युवराज का मूड भांपते हुए इंस्पेक्टर घबरा कर कहता है, सॉरी सर, मुझे सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन मिली है। युवराज बिना कुछ कहे फोन कट कर देता और खुद से कहता है, सो स्मार्ट एसपी सिंह, लगता है अब तुमसे मिलना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर शर्मा वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करता था, लेकिन वो सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन युवराज तक पहुंचा दिया करता था और इसके बदले में युवराज उसे अच्छी खासी मोटी रकम देता था। कुछ देर पहले हम देखते हैं कि अर्नब अपने ऑफिस में बैठे हुए कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। तभी उसके ऑफिस डोर पर कोई नॉक करता है। अर्नब फाइल पर अपनी नजर देखते हुए कहता है, कम इन। अगले ही पल फॉर्मल कपड़े में 2 आदमी अर्नब के ऑफिस के अंदर आ जाते हैं और अर्नब के सामने रुककर अर्नब को विश करते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। उन दोनों की आवाज सुनकर अर्नब अपनी नजर फाइल से हटाकर उन दोनों को देखता है। वो दोनों फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से थे, जो होम मिनिस्टर के बेटे के केस के बारे में अर्नब से बात करने आए थे। अर्नब नोटिस करता है कि वो दोनों इस वक्त काफी परेशान लग रहे थे। अर्नब उन दोनों के चेहरे की परेशानी देखकर कहता है, लगता है होम मिनिस्टर के बेटे के केस के बारे में कोई डिस्टर्बिंग फैक्ट पता चली है। उनमें से एक आदमी परेशान होकर कहता है, यस सर, हमें एक शॉकिंग फैक्ट पता चला है। अर्नब को अंदाजा हो गया था कि जो नाखून उस कार में मिले थे वो होम मिनिस्टर के बेटे के ही थे। अर्नब रिलैक्स होकर कहता है, क्या वो नाखून मिनिस्टर के बेटे के हैं? सामने बैठा आदमी नर्वस होकर कहता है, जी सर, लेकिन शॉकिंग न्यूज ये नहीं है। उस आदमी की बात को सुनकर अर्नब क्यूरियस होकर कहता है, तो फिर क्या बात है? वो आदमी कहता है, सर, उस कार की बैक सीट पर और सीट के नीचे हमें एक तरह का पाउडर मिला था और जब हमने उस पाउडर को टेस्ट किया तो उसमें हमें ह्यूमन डीएनए मिला है। उस आदमी की बात को सुनते ही अर्नब हैरानी से कहता है, क्या? वो आदमी आगे कहता है, जी सर, और जब हमने टेस्ट किया तो वो पाउडर और कुछ नहीं, ह्यूमन बोन था। ये यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ह्यूमन बोन को किसी ने ग्राइंड कर दिया हो। उस आदमी की बात को सुनकर अर्नब के होश उड़ जाते हैं और वो आंखें फाड़कर सामने बैठे फॉरेंसिक ऑफिसर्स को देखता रह जाता है। अर्नब इतने शौक में था कि कुछ देर तक तो उसे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता।
कुछ देर के बाद वो खुद को संभालते हुए सामने बैठे ऑफिसर से एक सवाल करता जिसका जवाब वो पहले से ही जानता था, लेकिन अर्नब मन ही मन प्रे कर रहा था कि उसका अंदाजा गलत हो। अर्नब कहता, और उस सैंपल की डीएनए रिपोर्ट क्या कहती है? सामने बैठा ऑफिसर घबराते हुए कहता, सर वो सैंपल भी मंत्री के बेटे के डीएनए से मैच हो रहा है। ये सुनकर अर्नब का सर अब घूमने लगता है। अब उसे समझ में आ रहा था कि सामने बैठे ऑफिसर इतने डरे हुए से क्यों थे। अर्नब खुद को संभालते हुए आगे कहता, क्या वहाँ ह्यूमन स्किन के कुछ सैंपल मिले हैं? सामने बैठा ऑफिसर कहता, नो सर। अर्नब वहां से उठकर बौखलाहट के साथ कहता, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ देर पहले वो लड़का एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, उसके बाद वो लापता हो जाता है और फिर उसके नाखून और उसके बोन्स पाउडर के फॉर्म में उसकी ही कार में मिलते हैं। अगर हम मान भी ले कि किसी ने उसे मारकर उसके बोन्स ग्राइंड कर दिए हों, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी उसकी बॉडी कहाँ गई? उसके तो सैंपल मिलने चाहिए थे ना। सामने बैठा आदमी अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहता, सर यही सोचकर तो हम भी परेशान हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। अर्नब खुद को शांत करते हुए कहता, ठीक है, यू कैन गो नाउ। अर्नब के कहने पर वो दोनों ऑफिसर अर्नब को विश करके वहां से चले जाते हैं। अर्नब अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाता है। शिमला आने के बाद जैसे केसेस उसके सामने आ रहे थे, उन्हें सॉल्व करने की ट्रेनिंग अर्नब को दी ही नहीं गई थी। अर्नब को पता था कि ये सब वो युवराज और समायरा के बिना सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त हर किसी का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई इश्यू चल रहा था और उनमें से कोई भी साथ काम करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। यही सब सोचकर अर्नब परेशान हो जाता है। काफी देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अर्नब गोपाल को अपने ऑफिस में बुलाता है। गोपाल के अंदर आते ही अर्नब कहता, गोपाल तुम्हारे लिए एक काम है। गोपाल कहता, जी सर। अर्नब आगे कहता है, तुम्हें इंस्पेक्टर शर्मा तक एक न्यूज पहुंचानी है। ये कहते हुए अर्नब गोपाल को वो बातें बताने लगता है जो कुछ देर पहले फॉरेंसिक ऑफिसर्स ने उसे बताई थी, लेकिन अर्नब गोपाल को आधी अधूरी बात ही बताता है। गोपाल वो सब सुनकर हैरान रह जाता है और कुछ देर तक तो उसे भी उन बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन उसे पता था कि शिमला में ऐसी चीजें हो सकती है। सारी बात सुनकर गोपाल क्यूरियस होकर कहता, लेकिन ये केस तो आपने अपने अंडर ले लिया है, फिर इतनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप इंस्पेक्टर शर्मा को क्यों देना चाहते हैं? अर्नब एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, इसके बारे में तुम मत सोचो, बस तुम अपना काम करो। अर्नब की बात पूरी होते ही गोपाल उसे सैल्यूट करके वहां से चला जाता है। गोपाल के जाने के बाद अर्नब खुद से कहता, युवराज दीवान, अब तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें खुद चलकर मेरे पास आना ही होगा। अर्नब अपने काम में बहुत माहिर था। उसके पास डिपार्टमेंट की एक एक खबर रहती थी। उसे पता था कि इंस्पेक्टर शर्मा युवराज को सारी इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए उसने गोपाल को ये न्यूज इंस्पेक्टर शर्मा तक पहुंचाने के लिए कहा था। इसके बाद अर्नब अपना फोन उठाता है और उन दोनों फॉरेंसिक ऑफिसर्स को मैसेज कर देता है, कुछ दिनों के लिए तुम दोनों अंडरग्राउंड हो जाओ। उन दोनों ऑफिसर्स के अलावा कोई भी उस केस के बारे में डिटेल में नहीं जानता था। अर्नब जानता था कि युवराज पूरी इंफॉर्मेशन पाने के लिए सबसे पहले उन फॉरेंसिक ऑफिसर तक पहुंचने की कोशिश करेगा। अर्नब ने अब युवराज के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन छोड़ा था कि वो खुद आकर अर्नब से इस केस के बारे में बात करे। रात हो चुकी थी। अर्नब ऑफिस से अपने घर आता। उसे उम्मीद थी कि इंस्पेक्टर शर्मा की बात सुनने के बाद युवराज फौरन उससे मिलने आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अंदर आते ही अर्नब देखता है कि समायरा लिविंग एरिया में काउच पर बैठी थी। उसने अपना सर पीछे टिकाकर अपनी आंखें बंद की हुई थी। समायरा के चेहरे पर स्ट्रेस साफ दिख रहा था। अर्नब जानता था कि पिछले कुछ दिनों से समायरा ऐसा कुछ कर रही है जिसके बारे में वो अर्नब को कुछ नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन हमेशा की तरह अर्नब समायरा से कोई सवाल नहीं करता। अर्नब समायरा के पीछे जाकर धीरे से उसके सर पर अपना हाथ रखकर उसका सर दबाने लगता है। अर्नब के छूते ही समायरा अपनी आंखें खोल लेती है और पीछे मुड़कर उसे देखती है। अर्नब समायरा के सामने आते हुए कहता है, अब मेरे पास तुम्हारी तरफ पावर्स तो है नहीं कि तुम्हारे सर पर एक उंगली रखूं और तुम्हारा सर दर्द गायब हो जाए। हम नॉर्मल लोग सर दर्द इसी तरह से भगाते हैं। ये कहते हुए अर्नब समायरा के पास आकर बैठ जाता है। समायरा बिना किसी एक्सप्रेशन के अर्नब को एक टक देखने लगती है। ये देखकर अर्नब कहता, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? समायरा बिना कुछ कहे अर्नब को देखते हुए उसके आईब्रोज के बीच अपनी एक उंगली रख देती है और अगले ही पल अपनी उंगली हटाकर कहती है, सर दर्द तो तुम्हें भी हो रहा था ना? समायरा के ऐसा करते ही अर्नब का सर दर्द चला जाता और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अर्नब समायरा से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे सर में दर्द है?
समारा अर्नब से नजरें फेरते हुए कहती, जैसे तुम्हें पता चला। समारा के जवाब से अर्नब खुश हो जाता और बस मुस्कुराते हुए समारा को देखने लगता है। अर्नब का इस तरह से देखना समारा को काफी अजीब लग रहा था। वो बात को बदलते हुए कहती है, तुम परेशान लग रहे हो। समारा के ऐसा कहने पर अर्नब को कुछ याद आता और वो कहता, हाँ, मुझे तुमसे एक केस के बारे में जरूरी बात करनी थी। अर्नब का जवाब सुनकर समारा क्यूरियस होकर उसे ही देखने लगती है। अर्नब समारा को मिनिस्टर के बेटे के केस के बारे में बताना शुरू कर देता है। जैसे जैसे समारा अर्नब की बात सुनती जा रही थी, उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ डर के भाव आ रहे थे। अर्नब समारा की आंखों में हैरानी तो नोटिस कर पा रहा था, लेकिन समारा का डर उसे दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी बात खत्म करके अर्नब पीछे अपना सर टेकते हुए कहता है, ये साया तो बहुत खतरनाक है, इस बार अलग अलग तरीके से लोगों को मार रहा है। अर्नब के ऐसा कहने पर समारा अपने मन में कहती, नहीं, ये उस साये का काम नहीं हो सकता। मैंने सुना तो था कि इस तरह कोई लोगों को मारता तो था, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि ऐसा कौन करता था। समारा अब किसी सोच में डूब जाती। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। समारा की आंखें बेचैनी से इधर उधर भाग रही, तभी अचानक से उसकी आंखें बड़ी और स्थिर हो जाती हैं। समारा अपनी आंखों में डर लिए हुए कहती है, हे भगवान, क्या यह सच में वही है? लेकिन मुझे तो लगा था कि वो सिर्फ एक कहानी है। अगर वो यहाँ आ गई तो फिर अकेले नहीं होगी। समारा ये कह ही रही थी, तभी उसे अपने कंधे पर कुछ भार महसूस होता है। तभी समारा अपने बाईं तरफ देखती है। अर्नब अब तक सो चुका था और उसका सर काउच से फिसलकर समारा के कंधे पर आ गया था। समारा की आंखें अर्नब के चेहरे पर आकर रुक जाती हैं। वो अर्नब को प्यार और फिक्र के साथ देख रही थी। इस वक्त जो समारा की आंखों में अर्नब के लिए था, वो कभी अर्नब के सामने नहीं आता था। समारा को डर था कि कहीं इस केस की वजह से अर्नब उन औरतों की नजर में ना आ जाए। समारा अर्नब को देखते हुए कहती है, मुझे किसी भी तरह से तुम्हें उनसे बचाकर रखना होगा। अगर तुम उनकी नजर में आ गए तो। समारा यही सब सोच रही थी, तभी अर्नब के घर के दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर अर्नब की नींद खुल जाती है। नींद खुलते ही अर्नब नोटिस करता है कि उसने समारा के कंधे पर अपना सर रखा है। अपना सर हटाकर अर्नब समारा से कहता, सॉरी, मुझे पता नहीं चला कि कब मेरी आंख लग गई। समारा अर्नब से कुछ कहने ही वाली होती है, तभी दरवाजे के पास से आवाज आती है, अगर तुम्हारा रोमांस खत्म हो गया हो तो कुछ काम की बातें कर लें। उस आवाज को सुनकर अर्नब और समारा दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। वो देखते हैं कि जो दरवाजा अंदर से लॉक था अब वो खुला हुआ है और घर के अंदर इस वक्त युवराज खड़ा था। युवराज को देखकर समारा थोड़ा चौंक जाती है, लेकिन अर्नब नहीं। उसे पहले से पता था कि युवराज उसके पास जरूर आएगा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि वो इस तरह से आएगा। समारा और अर्नब उठकर युवराज के पास जाते हैं। समारा युवराज से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? युवराज समारा से कहता है, तुम्हें ये सवाल एसपी सिंह से करना चाहिए। मेरे यहाँ होने की वजह यही है। युवराज की बात सुनकर समारा सवालिया नजरों से अर्नब की ओर देखने लगती है। अर्नब युवराज से कहता है, लेकिन मैंने आपको अपने घर में इनवाइट नहीं किया था। युवराज एरोगेंस के साथ कहता है, मुझे इंतजार पसंद नहीं है और टाइम वेस्ट करना भी। अर्नब युवराज के कहने का मतलब समझ जाता है। वो युवराज को अंदर आके बैठने के लिए कहता है और वो तीनों लिविंग एरिया के काउच पर बैठकर कुछ बातें करने लगते हैं। समारा की सारी बातें सुनने के बाद युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत हो जाता है। समारा के चेहरे पर ही बिल्कुल यही एक्सप्रेशन था। सिर्फ वो दोनों ही जानते थे कि इस वक्त वो दोनों कितने ज्यादा परेशान थे। अर्नब हैरानी से एक बार समारा को और एक बार युवराज की ओर देख रहा था। उन दोनों को देखते हुए अर्नब अपने मन में कहता है, इससे अच्छा तो मैं सुहानी और उसके दोस्तों के साथ होता। कम से कम वो सब मेरी तरह नॉर्मल तो हैं। सामने इतना बड़ा खतरा है और इन दोनों के चेहरे पर तो सिकन भी नहीं दिख रही है। उनकी बातें पूरी होने के बाद युवराज अर्नब के घर से चला जाता है। इधर सुहानी, निशा और विवेक निशा के रूम में बैठे थे। निशा फोन पर किसी से बातें कर रही थी और सुहानी और विवेक एक दूसरे से बातें कर रहे थे। विवेक कहता, सुहानी, मुझे लगता है कि वो साया अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए लोगों को मार रहा है। सुहानी क्यूरियस होकर कहती, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? विवेक जवाब देता, तुमने सुना नहीं था कि उस रात उस साये ने हमसे क्या कहा था? सुहानी सवालिया नजरों से विवेक की ओर देखने लगती है। विवेक आगे कहता, उसने कहा था कि तुम सब मेरी आहुति हो। अक्सर ऑक्टिकल प्रैक्टिस में लोग अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बलि देते हैं, शायद उनकी आहुति का मतलब यही हो। विवेक इतना ही कह पाया था, तभी निशा अपना फोन कट करके उन दोनों के पास आती और कहती, गाइज,
मेरे पास 2 हॉट न्यूज है। विवेक और सुहानी क्यूरियस होकर एक साथ कहते हैं, क्या? निशा जवाब देती है, युवराज सर ने अपनी टीम चुन ली है, अब वो समारा के साथ है। निशा की बात सुनकर विवेक और सुहानी चौंक जाते। सुहानी कहती, और ये तुझे कैसे पता? निशा कहती, मैंने समारा पर नजर रखने के लिए अर्नब सर के घर के बाहर अपने 2 खबरी लगाए थे। उन्होंने अभी मुझे बताया कि युवराज सर अर्नब सर के घर गए थे और 1 घंटे के बाद वहां से निकले। अब वो डिनर करने तो अर्नब सर के घर नहीं गए होंगे ना। निशा की बात सुनकर सुहानी काफी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। हमेशा युवराज का पहले समारा को चुनना सुहानी को अच्छा नहीं लगता है और युवराज ने आज फिर से वही किया था। लेकिन इस वक्त विवेक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो नाराजगी के साथ निशा को घूरते हुए कहता है, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुमने डिस्ट्रिक्ट के एसपी के घर के बाहर खबरी लगाए हैं। तुम्हें आइडिया भी है कि अगर वो पकड़े गए तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है? निशा विवेक को अजीब सी नजरों से देखते हुए अपने मन में कहती है, ये तो बस इतना ही सुनकर हाइपर हो रहा है। अगर इसे पता चल गया कि आज शाम को मैंने क्या किया है तब इसका क्या होगा? लगता है मुझे पहले डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। कुछ ही देर में सुहानी को कुछ याद आता और निशा से कहती है, और तुम्हारी वो दूसरी न्यूज क्या है? निशा एक्साइटेड होकर कहती है, ओह यस, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल न्यूज है जिसे सिर्फ अर्नब सर और 2 फॉरेंसिक ऑफिसर्स ही जानते हैं। मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि युवराज सर आज अर्नब सर के घर गए थे। सुहानी और विवेक सवालिया नजरों से निशा को ही देख रहे थे। इसके बाद निशा उन दोनों को वो सारी बातें बता देती है जो अर्नब ने समारा और युवराज से शेयर किया था। निशा की बात खत्म होने के बाद सुहानी के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। वो घबराते हुए कहती, हे भगवान, इसका मतलब वो शायद कई तरह से लोगों को मार रहा है। विवेक सुहानी की बात से असहमत होकर कहता, नहीं सुहानी, ये काम उस साया का नहीं है, ये कोई और ही कर रहा है। मुझे समारा ने बहुत पहले हिमालय के योगियों में प्रचलित एक कहानी के बारे में कुछ बताया था। उस कहानी में इसी तरह के शिकार का जिक्र है, शायद ये सब वही कर रहा है। ये कहते ही विवेक के दिमाग में एक सवाल आता है और वो निशा पर शक करते हुए कहता है, 1 सेकेंड, तुमने कहा था कि ये बात अर्नब सर और 2 फॉरेंसिक ऑफिसर्स के अलावा और कोई नहीं जानता, तो तुम्हें ये कैसे पता चला? निशा विवेक से नजरें चुराते हुए कहती, वो सब जाने दो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? निशा का रिएक्शन देखकर सुहानी और विवेक दोनों को समझ में आ जाता है कि निशा ने कोई न कोई गड़बड़ जरूर की है। विवेक अपनी जगह से उठकर निशा के पास जाता है और उसके दोनों कंधों को कसकर पकड़ते हुए कहता, निशा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। निशा फिर से अपनी नजरें चुराते हुए कहती, वो शाम को एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। विवेक निशा की आंखों में देखते हुए अपने सवाल पर जोर देकर कहता, कैसा इंसिडेंट? निशा एक गहरी सांस लेकर कहती, वो मैं शाम को बोर होकर ऑफिस के पास वाले गार्डन में घूमने चली गई थी। कुछ देर वॉक करने के बाद मैं एक चेयर पर बैठ गई। मेरे चेयर के जस्ट पीछे 2 लोग बहुत परेशान होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी उन दोनों का फोन एक साथ बजा और एक आदमी ने दूसरे से कहा, क्या तुम्हें भी एसपी सर कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने के लिए कह रहे हैं? दूसरे आदमी ने भी परेशान होकर कहा, हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो हमें ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं। पहले आदमी ने कहा, हो सकता है कि वो ये न्यूज बाहर नहीं आने देना चाहते। अगर ये बात फैल गई तो चारों तरफ अफरा तफरी मच जाएगी, लोग बहुत ज्यादा डर जाएंगे। मुझे बाद में पता चला कि वो दोनों फॉरेंसिक ऑफिसर्स थे। ये कहकर निशा खामोश हो जाती है। विवेक आगे कहता, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इतनी कॉन्फिडेंशियल बात कैसे पता चली? उन दोनों ने तो तुम्हें खुद से ये नहीं बताया होगा। विवेक की आंखें देख के निशा अब घबराने लगी थी। उसे डर लग रहा था कि सच जानकर विवेक कैसे रिएक्ट करेगा। सुहानी भी निशा के पास आकर उस पर शक करते हुए कहती, निशा, इस बार तुमने क्या किया है जो उन लोगों ने तुम्हें इतनी बड़ी बात बता दी? निशा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और अपनी उंगली अपने दोनों कानों में डालकर कहती है, मैंने उन दोनों को किडनैप कर लिया। निशा के ऐसा कहते ही विवेक और सुहानी लगभग चीखते हुए कहते हैं, क्या? निशा को उन दोनों से इसी रिएक्शन की उम्मीद थी। विवेक गुस्से में निशा के दोनों हाथों को उसके कान से हटाकर कहता है, तुम पागल हो क्या? तुमने 2 गवर्नमेंट ऑफिसर को किडनैप कर लिया। तुम्हें अंदाजा भी है ये कितना बड़ा क्राइम है? इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। सुहानी को तो अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वो निशा से क्या कहे। निशा भी अपना साइड रखते हुए ऊंची आवाज में कहती, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो क्या हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती? निशा का जवाब सुनकर विवेक भी खामोश हो जाता। सुहानी भी समझ रही थी कि निशा अगर ऐसा नहीं करती तो इतने बड़े खतरे के बारे में उन्हें पता ही नहीं चलता। सुहानी विवेक को शांत करने की कोशिश करते हुए कहती, विवेक तुम परेशान मत हो, हम सब संभाल लेंगे। निशा ने जिन लोगों
से उन ऑफिसर्स को किडनैप कराया है, हम उसे हिमाचल से बाहर भेज देंगे और अगर वो पकड़े भी गए तो हम उन्हें पहचानने से इनकार कर देंगे। वो हमारे कांटेक्ट के सारे सबूत भी मिटा देंगे। सुहानी की बातें सुनकर विवेक थोड़ा शांत हो जाता है। निशा नर्वस होते हुए कहती, एक्चुअली हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सुहानी कहती, क्यों? निशा जवाब देती, क्योंकि उन्हें किडनैप करने के लिए किसी को बुलाने का वक्त ही नहीं था। विवेक और सुहानी डर और हैरानी के साथ कहते हैं, तो? निशा अपना गला साफ करते हुए कहती, तो उन ऑफिसर्स को मैंने खुद किडनैप किया है अपने पीए की हेल्प से। निशा का जवाब सुनकर सुहानी और विवेक अपना सर पकड़ लेते हैं। इधर जंगल के बीचों बीच वही लड़की एक लड़के के साथ थी। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। लड़के का हाथ उस लड़की की कमर पर था। वो लड़का उस लड़की के होठों पर अपनी उंगली फिराते हुए कहता है, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। वो लड़की एक डेविल स्माइल के साथ लड़के की आंखों में देखकर कहती, तुमने मेरा असली रूप देखा ही कहाँ है। ये कहते ही उस लड़की की आंखें चमकने लगती है। ये देखकर उस लड़के के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वो उस लड़की से दूर होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन चाह कर भी वो अपना हाथ उस लड़की की कमर से हटा नहीं पा रहा था। ये सब देखकर लड़का डर से कांपने लगता है। लड़की उसी स्माइल के साथ उस लड़के के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहती है, अगले जन्म में एक बात जरूर याद रखना, अगर कभी सुनसान जगह पर कोई खूबसूरत लड़की मिल जाए तो कभी उसकी तरफ मत बढ़ना। उस लड़की के ऐसा कहते ही लड़के का हाथ उसकी कमर से हट जाता और लड़का अपने चेहरे को पकड़कर जोर से चीखने लगता है। कुछ ही पल में लड़के की स्किन इस तरह से जलने लगती है जैसे उस पर किसी ने एसिड डाल दिया हो और अगले ही पल उसका पूरा शरीर धूल बनकर वहीं उड़ जाता है। लड़की एक डेविल स्माइल के साथ उसे ही देखती रहती और फिर वहां से चली जाती है। जंगल के बीच युवराज के बंगले से किसी आदमी के जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी। आवाज उस बंगले से बाहर पूरी जंगल में गूंज रही थी। वो आदमी अभी भी जंजीर से बंधा हुआ था और उस जंजीर के चारों तरफ लाल रोशनी का एक घेरा था। वो आदमी उसी तरह से बस चीखता जा रहा था। तभी अचानक से वो शांत हो जाता है। वो आदमी अपनी आंखें बंद करके अपने आसपास कुछ महसूस करता है। कुछ ही देर में उसे कुछ महसूस होता है और वो अपनी आंखें खोलकर उन जंजीरों को देखता है जिससे वो बंधा हुआ था। धीरे धीरे उन जंजीरों के चारों तरफ फैली लाल रोशनी गायब होने लगती है। ये देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक गजब की स्माइल आ जाती है। अगले ही पल उसके हाथ से बंधी जंजीरें राख में बदलकर हवा में उड़ जाती है। ऐसा होते ही उस आदमी के हाथ आजाद हो जाते हैं और उसकी नजर सामने जाती है। उसके सामने वही औरत खड़ी थी जिसने कुछ देर पहले किसी की जान ली थी। उस लड़की को देखते ही वो आदमी उसके पास जाता है और उसके सामने अपना सर झुकाकर कहता है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। वो आदमी अपना सर उठाकर कहता, लेकिन आप यहाँ, क्या आप भी उसी मकसद से यहाँ आई हैं जिस मकसद से मैं यहाँ आया हूँ? वो औरत कहती, नहीं। वो आदमी क्यूरियस होकर कहता, तो फिर आप यहाँ क्यों हैं? वो औरत जवाब देती है, तमस, तुम अपना काम जल्द से जल्द पूरा करो। ये कहकर वो औरत वहां से चली जाती है। इधर सुहानी अपने रूम में बैठी थी। वो युवराज की वजह से इस वक्त काफी हर्ट थी और उसकी आंखों में आंसू थे। सुहानी ने युवराज से कई बार मदद लेने की कोशिश की थी, लेकिन युवराज ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था और अब वो खुद समायरा के पास गया था। ये बात सुहानी को बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। सुहानी यही सब सोच रही थी तभी युवराज कमरे के अंदर आता है। अंदर आते ही उसकी नजर सुहानी पर जाती है। सुहानी भी युवराज को आते देख अपने आंसू साफ कर लेती है। सुहानी की आंखों में आंसू देख युवराज परेशान हो जाता है, लेकिन वो अपनी परेशानी को छिपाते हुए सुहानी के पास आकर कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? सुहानी युवराज को ना देखते हुए कहती, नहीं। ये कहकर वो ब्लैंकेट उड़कर सोने लगती है। सुहानी को रोते देखकर युवराज पहले ही बेचैन हो गया था। वो अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम रो क्यों रही हो? सुहानी नाराजगी के साथ कहती, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? सुहानी के इन जवाबों से युवराज को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो ही जानता था कि सुहानी को परेशान देखकर उसे कितना फर्क पड़ता था। सुहानी बेड पर लेटे हुए आगे कहती, और आपके लिए एक गुड न्यूज है। कल मैं, निशा और विवेक आपका ये घर छोड़कर जा रहे हैं और हाँ, मैं हमारे बीच का 250 करोड़ वाला डील भी कैंसिल कर दूंगी। ये कहकर सुहानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। सुहानी की ये सब बातें सुनकर युवराज के दिल की धड़कन जैसे रुक सी जाती है। वो चाह कर भी अब सुहानी से दूर नहीं रह सकता। सिर्फ वही जानता था कि इतने सालों में उसने खुद को कैसे रोक कर रहा था। युवराज अब पूरी तरह से बेचैन हो जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस सुहानी ने उसके पास आने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था, वो खुद ब खुद उससे दूर क्यों जाना चाहती है।
युवराज सुहानी से आगे कुछ कहना चाहता था, लेकिन सुहानी अपनी आंखें बंद कर लेती, जिसकी वजह से युवराज उससे आगे कुछ नहीं कह पाता। रात के 2 बज रहे थे। युवराज अभी भी जाग रहा था। सुहानी की बातें याद करते उसे नींद ही नहीं आ रही थी। सुहानी अपने बेड पर सो रही थी। उसकी आंखें तो बंद थी, लेकिन उसकी बंद आंखों के अंदर उसकी पुतलियां बहुत तेजी से मूव कर रही थी। सुहानी को अपने सपने में कुछ विजुअल्स दिखाई दे रहे थे। वो देखती है कि वो लगभग 6 साल की है और अपने घर के लिविंग एरिया में अपने मम्मी पापा के पास बैठी खेल रही है। उसके पापा महेश सक्सेना उसकी मम्मी अवंतिका से कहते हैं, शिमला में इतने सारे घर हैं, लेकिन तुम्हें यही घर क्यों पसंद आया? इसके बाद सुहानी दूसरा विजुअल देखती है, जिसमें अवंतिका सुहानी का हाथ पकड़े उस विशिंग वेल के सामने खड़ी थी। सुहानी अवंतिका से कहती, मम्मी हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अवंतिका कहीं खोए हुए जवाब देती, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कुआं मुझे हमेशा अपनी तरफ खींचता है। सुहानी को तीसरा विजुअल दिखाई देता है, जिसमें वो अपने डैड की गोद में बैठी थी और उसके डैड राघव से बात कर रहे थे। महेश सक्सेना परेशान होकर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुश हो या नहीं। उस अघोरी के पास से आने के बाद वो आत्मा शिवी पर हावी तो नहीं होती, लेकिन अब शिवी को कुछ याद ही नहीं है। पता नहीं उसने मेरी बच्ची के साथ क्या किया है। ये सुनते ही सुहानी की आंखें एकाएक खुल जाती है और वो एकटक सीलन को देखने लगती है। सुहानी सीलन को देखते हुए अपने मन में कहती है, इसका मतलब मेरी मेमोरी उस एक्सीडेंट की वजह से नहीं गई थी। उस अघोरी ने मेरे साथ कुछ किया है। सुहानी यही सब सोच रही थी, तभी उसे सीलन में कुछ दिखाई देता है। सुहानी देखती है कि उस सीलन से धीरे धीरे कोई बाहर आ रहा है। कमरे में अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल वो चीज सीलन से बाहर आकर सुहानी के ठीक 1 फीट ऊपर आकर रुक जाती है। ये देखकर सुहानी की सांसें रुक जाती है, लेकिन उसके मुंह से अब कोई आवाज ही नहीं निकल रहा था और ना ही उसकी बॉडी मूव कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे सुहानी की बॉडी बेड से चिपक गई हो। वो चीज सुहानी के ठीक ऊपर थी और उसे ही घूर रही थी। तभी सुहानी को युवराज का ख्याल आता है और वो तिरछी नजर से काउच की तरफ देखने लगती है। सुहानी ये देखकर हैरान रह जाती है कि युवराज वहीं खड़ा उसे एकटक देख रहा था, लेकिन कुछ भी कर नहीं रहा था। सुहानी युवराज को आवाज देने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। युवराज वहीं खड़े सुहानी से कहता है, मैंने कहा था ना मुझसे दूर रहो। वो तुम्हें मारना चाहता है और मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। युवराज के ऐसा कहते ही उसके सामने की वो चीज सुहानी के ऊपर आ जाती है और ये सब देखते ही सुहानी की चीख निकल जाती है और वो नींद से उठकर बैठ जाती है। व्यूअर्स, कहानी अगर पसंद आ रही हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।